बेकार की गलतफहमियाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में है। पहले हम लोग उन सब को एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या गलतफहमियाँ हमारे दिमाग में है, और आप लोग भी बताना कि इसमें से कौन सी गलतफहमी आप लोगों को भी लगती थी, आप लोगों के दिमाग में भी था। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ही अपने बारे में कुछ बता दूं, हो सकता है कई लोग मुझे जानते नहीं होंगे। देखो, मैं पहली बार मैं 2017 में किया था यूजीसी नेट क्लियर। ठीक है, मेरे एक फ्रेंड के कहने पे। अच्छा, मैं अपनी स्टोरी तो बताया नहीं आप लोगों को। मैं जब एमकॉम में था ना, तो मैंने सोच के रखा था कि मैं प्रोफेसर ही बनूंगा। जब एमकॉम मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद होता है ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, कि 4 लोगों से हम लोग बात किए, कोई हमको कुछ बोल दिया, कोई बोल दिया कि अरे भाई तू बैंकिंग की तैयारी कर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई बोल दिया कुछ और कर ले, कोई बोल दिया कुछ और कर ले। तो मैं भी ना थोड़ा सा दूसरों की बातों में आके मैं अपने उस लॉन्ग टर्म ड्रीम को मैं छोड़ दिया। मैं बोला कि छोड़ो यार, क्या टीचर वीचर बनना, गुरुजी लोगों की कितनी इज्जत रहती समाज में। तो मैं भी बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दिया, दूसरी चीज़ों की तैयारी शुरू कर दिया। मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। 2015 में जब मैं एमकॉम करके निकला, तो 2 साल मैंने जम के अपना टाइम वेस्ट किया। 2 साल तो नहीं कहूँगा मैं, करीब करीब 1.5 साल। अब जब लड़कों के साथ, इवन लड़कियों के साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि जब तक हमारा जो सर्कल रहता है ना, उसमें से कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है, सब घूम रहे, तब तक हमको लगता है कि लाइफ बढ़िया चल रही है। पर जैसे ही कोई एक पर्सन हमारे आसपास का कुछ कर लेता है ना, वहाँ हमको एक अलार्म बजता है, वहाँ एक थप्पड़ पड़ता है हमको कि देखो भाई वो कर लिया, अब हमको कुछ करना है। तो ये हुआ, ये था कि मेरा एक फ्रेंड था ना, जो कि वो भी मेरे साथ प्रोफेसर बनने के ही सपने देखता था, उसने नेट क्लियर कर लिया। तो मुझे एक तो थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई, और थोड़ा सा मुझे ना लेफ़्ट ओवर फील होने लग गया, थोड़ा सा मेरे को फोमो होने लग गया कि दोनों अपन साथ में कोशिश किए थे, स्टार्ट किए थे, और वो कर लिया, मैं नहीं कर पाया। तो मैं बिल्कुल उस टाइम पे ऐसे लगा मेरे को कि बस हो गया, मौज मस्ती बहुत हो गई, इधर उधर हाथ पैर मारना बहुत हो गया, चुपचाप अब वापस आते हैं, जो कर रहे थे, जो काम अधूरा छोड़ दिए थे, उसको अपन पूरा करते हैं। उसके पहले पढ़ते पढ़ते ही लास्ट टाइम जो मैंने यूजीसी नेट दिया था, उसमें मैं बिल्कुल ही कुछ माइनर 0.23 या 0.24 से मैं चूक गया था 2016 में ही। तो उसके बाद में फिर देना बंद कर दिया, फिर मैं बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दिया। तो जब मेरा फ्रेंड क्लियर कर लिया ना, तब मैं उससे पूछा कि यार मैं करीब 1.5 साल से पढ़ाई नहीं किया हूँ यूजीसी नेट की, मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ, मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मैं कर पाऊँगा क्या? तो मेरे दोस्त ने, अब पता नहीं वो क्या सोच के बोला, पर वो बोल दिया कि यार अगर तू ट्राई करेगा तो तू कर लेगा। तो बस उसकी बात पे आके ना मैं फिर से तैयारी शुरू किया। 3-4 महीने करीब मैंने प्रिपरेशन किया, मैंने एग्ज़ाम दिया, और लकीली थोड़ा लक भी साथ रहा, पता नहीं क्या था, मेरा एग्ज़ाम वाकई में क्लियर हो गया। मैं उससे बात किया, उसके करीब 4 या 5 महीने के बाद एग्ज़ाम हुआ, और उसमें मैंने क्लियर कर लिया। उसी साल सीजी सेट का एग्ज़ाम भी हुआ था कई साल के बाद, तो मैं वो भी उसमें भी अप्लाई किया था, वो भी एग्ज़ाम में दिया। दोनों एग्ज़ाम 1-1 महीने के अंतराल में था, और मेरा दोनों क्लियर हो गया। तो जब दोनों क्लियर हुआ ना, तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर ऐसा था कि अब नेट निकाल लिए तो पीएचडी भी करना ही है, और पीएचडी में मैंने सुन रखा था उस समय कि बहुत खर्च होता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब पीएचडी तो करना ही है, और पीएचडी करने के लिए अपन कर लेते हैं क्या, जेआरएफ कर लेते हैं, ताकि जो पीएचडी का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट से ही अपन पैसे ले लें, हमको अपनी जेब से पैसे ना लगाने पड़े। तो 2017 में मैंने पहली बार नेट क्लियर किया था, तो उसके बाद मैंने 4 अटेम्प्ट्स और दिए लगातार जेआरएफ क्लियर करने के लिए। हर बार मैं कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से मैं जेआरएफ चूक जाता था, नेट मेरा निकल जाता था, जेआरएफ से मैं चूक जाता था। फाइनली 2019 जून में मैंने जेआरएफ क्लियर किया, और उसी साल दिसंबर में, 2019 दिसंबर में मैंने ट्राई करने के लिए गलत डेटा डाल के, ऐसे ही फेक डेटा डाल के मैंने मैनेजमेंट से फिर से एग्ज़ाम दिया, तो उसमें भी मेरा जेआरएफ हो गया। तो ये जो 2 टाइम जेआरएफ आप लोग देख रहे हो ना, उसमें से एक मेरा कॉमर्स से ही है, एक मेरा मैनेजमेंट से है। हालांकि वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैंने एमबीए किया नहीं है, तो मैंने उसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड नहीं किया। तो वो बस है कि मैंने किया है जेआरएफ। उसके बाद फिर 2019 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था, वो भी मैंने दिया था, उसमें भी इंटरव्यू तक पहुंचा, पर किस्मत आगे साथ दी नहीं, और मेहनत में भी थोड़ी कमी रह गई, तो उसमें फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया। ठीक है, एक बार मैंने सीजी सेट भी क्लियर किया है। बाकी 4-5 साल 6 साल हो गए करीब, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है यूजीसी नेट के, और मेरा रिकॉर्ड जो है ऐसा है कि जितने लोगों को मैंने अभी तक पढ़ाया है पर्सनली, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में नहीं, पर्सनली मैंने जिनको भी पढ़ाया है अब तक, हर किसी ने यूजीसी नेट या सीजी सेट जो है वो क्लियर उसने कर लिया है। तो भाई ये थी मेरी जर्नी।
अब इतने सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूजीसी नेट का, हमारे एस्पिरेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, कि क्या चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, क्या उनके लिए एक प्रॉब्लम बनता है, क्या गलतियाँ वो लोग करते हैं, क्यों उनका एग्ज़ाम क्लियर हो नहीं पाता, जिनका होता है उनका क्लियर क्यों हो जाता है और जिनका नहीं होता उनका एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं होता। ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, उसी को ध्यान में रख के मैंने ये कोर्स थोड़ा सा अलग डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो आज पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या गलतियाँ आप लोग करते हो और क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के दिमाग में रहती है यूजीसी नेट के बारे में। सबसे पहला और एकदम ऑब्वियस मिसअंडरस्टैंडिंग या एक मिथ जो है वो ये है, जो आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। क्या? कि भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। 2 बार जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है साल में, हर 2 एग्ज़ाम के बीच में आपको लगभग 6 महीने का टाइम मिलता है। फिर भी अगर आप इफ़ेक्टिव देखो तो आपको 4 महीने का टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। इफ़ेक्टिव कह रहा हूँ मैं, 6 महीने में से 6 महीने तो कोई नहीं पढ़ सकता लेकिन इफ़ेक्टिव 4 महीने आपको मिलते हैं। और हमेशा स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, 4 महीने में तो ख़त्म हो ही नहीं सकता, हमको 1 साल तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चाहिए। कुछ गलती इसमें हम जैसे पढ़ाने वालों की भी है, कोचिंग की, या मेरे जैसे जो टीचर्स हैं, हमारी गलती भी है कि हम लोग जानबूझ के थोड़ा दिखाने के लिए कह लो, या थोड़ी वैल्यू क्रिएट करने के लिए कह लो, या कभी कभी सेफ चलने के लिए कि भाई हम इतना पढ़ा दें स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट ये शिकायत ना करे कि सर ये चीज़ पढ़ाया नहीं था और वो चीज़ एग्ज़ाम में आ गया। तो बस कभी कभी सेफ चलने के लिए मेरे जैसे जो टीचर्स हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं या यूट्यूबर्स जो होते हैं, वो लोग बेवजह आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ाते हैं जिसकी वजह से आपको लगने लगता है कि यार सिलेबस ना बहुत लंबा है। ठीक है, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। रियलिटी क्या है? सिलेबस जो है उसको बना दिया गया है बहुत बड़ा, वो दिखता बड़ा है नहीं। इसका रीज़न आप लोग समझिए। देखिए, एनटीए जो है वो कोई दुश्मन नहीं है हमारी कि वो हमको बस परेशान करना चाहती है। अगर सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो देखो, पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं, या आप 10 सब्जेक्ट कह लो, और हमारे पेपर 2 में भी 10 यूनिट या 10 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, दोनों मिला के कितना सब्जेक्ट? 20 सब्जेक्ट होता है। अब आपको 4-5 महीने में उन 20 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तो क्या एनटीए पागल है कि वो आपके ऊपर 20 सब्जेक्ट का बोझ डाल देगी कि आप 20 के 20 सब्जेक्ट के एकदम सुपर एक्सपर्ट बन जाओ, बिल्कुल प्रोफेसर लेवल का नॉलेज अभी से गेन कर लो, तब जाके आपका नेट क्लियर होगा? एनटीए ऐसा नहीं करती। एनटीए एक बहुत ही प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है एग्ज़ाम करवाने के मामले में, और उन लोगों ने जो सिलेबस बनाया है वो सिलेबस इसलिए नहीं बनाया कि बस सिलेबस लंबा दिखना चाहिए। उन लोगों ने एक रेलेवेंट सिलेबस बनाया है। हमारा जो सिलेबस है यूजीसी नेट का, वो लंबा या लेंदी नहीं है, वो रेलेवेंट है। क्या होता है रेलेवेंट सिलेबस? रेलेवेंट सिलेबस का मतलब है जब आपकी सिलेबस में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आगे चल के आपके काम आएंगी या जिससे आप काम करोगे अपना। जैसे मनोहर बोला ना कि वो एमकॉम में या बीकॉम में ठीक से पढ़ नहीं पाया था, तो यूजीसी नेट की तैयारी करने के बहाने वो नॉलेज गेन कर लेगा। बेसिक पर्पस हमारे सिलेबस का यही है। देखो, होता क्या है, अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस को देखो तो पेपर 1 को तो आप छोड़ ही दो। पेपर 1 तो ऐसी चीज़ है जो आपके लिए एक अबूझ पहेली है। शायद ही उसमें का कोई एक आध सब्जेक्ट होगा जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी आप लोग पढ़े होंगे, वो भी हर कोई नहीं पढ़ता। इवन अगर हम लोग सेकंड पेपर की बात करें, हमारे सब्जेक्ट की बात अगर हम लोग करें, तो उसमें भी 10 में से 10 सब्जेक्ट हर कोई नहीं पढ़ा होता। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो लोग कभी इनकम टैक्स नहीं पढ़े हैं। यूजीसी नेट के कई ऐसे एस्पिरेंट को मैं जानता हूँ जो लोग कभी इनकम टैक्स नहीं पढ़े हैं, कभी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़े हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग कभी मार्केटिंग नहीं पढ़े होते। मैंने कभी मार्केटिंग नहीं पढ़ा था जब तक मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देता था। ठीक है, कॉलेज में मैं कभी मार्केटिंग नहीं पढ़ा था। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग एचआरएम नहीं पढ़ते, मैनेजमेंट नहीं पढ़ते, फाइनेंस नहीं पढ़ते, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं पढ़ते। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस तो एक तरीके का जीएस वाला पार्ट है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग क्या बोलना चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं पढ़ते, इंटरनेशनल बिजनेस नहीं पढ़ते। तो हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो यूजीसी नेट आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि कॉमर्स सब्जेक्ट में, कॉमर्स फैकल्टी में, कॉमर्स जो फ्रेटर्निटी है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट को आप एक बार पढ़ लो, ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाने जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाओ, तो आपने पर्सनली वो सब्जेक्ट पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप उस कॉलेज में जाके उस सब्जेक्ट को पढ़ा सको।
अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो आप पढ़ा नहीं सकते। इवन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट भी होता है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है, तब भी आप उस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से पढ़ा लोगे अगर आपने यूजीसी नेट के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रखा है। तो सबसे पहला रीज़न हमारे सिलेबस का यही है, आपको इनेबल करना हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरी जो बात ये है कि एनटीए खुद ये नहीं चाहती कि आप 20 में से 20 सब्जेक्ट के एकदम एक्सपर्ट बन जाओ और तब फिर आप आंसर करो। एनटीए को भी पता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिल्कुल एमकॉम करके निकले, इतना यंग हो, फ्रेशर हो और वो 20 के 20 सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो जाए। उनको भी पता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो लोगों ने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है, वो सिलेबस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रख के सिलेबस बनाया गया है और क्वेश्चंस भी वैसे ही आते हैं। तो आपको सिर्फ हर सब्जेक्ट की जानकारी लेनी है, आपको हर सब्जेक्ट से आपका परिचय होना चाहिए, ठीक है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आपको सुपर एक्सपर्ट बनना है या तभी आप आंसर कर पाओगे। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो और आपको लगता है कि अरे बाप रे ये क्या क्वेश्चन है, ये तो कभी हम सुने ही नहीं थे, ये तब आपको लगता है कि एनटीए ना बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन करता है, या हमको तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में एकदम एक्सपर्ट बनना पड़ेगा तभी हम रिसर्च के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप लोगों ने बेसिक्स ठीक से नहीं पढ़ा है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप लोग किसी भी चीज़ को ठीक से पढ़ नहीं पाते, तो इसीलिए आप लोगों को सिलेबस बहुत लेंदी लगता है, जो कि है नहीं, ठीक है। क्यों सिलेबस लेंदी नहीं है? जब हम लोग कल से मेन अपना सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ज़्यादा बेवजह ज़्यादा पढ़ना काम का नहीं है, बल्कि काम की चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड जो मिथ है वो ये है, जो मैं अभी बता ही रहा था, कि आपको यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए एकदम सुपर इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने सब्जेक्ट का एकदम चाणक्य और आर्यभट्ट लेवल का नॉलेज आपको चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। हर सब्जेक्ट का बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब बेसिक का मतलब, हमारे स्टूडेंट बेसिक का मतलब भी समझते नहीं है। बेसिक का मतलब होता है आपको हर सब्जेक्ट के जो मेन टॉपिक्स हैं, कोई एक सब्जेक्ट जिन चीज़ों से मिल के बनता है, अगर इकोनॉमिक्स में बोलूँ तो इकोनॉमिक्स मार्केट से मिल के बनता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई से मिल के बनता है। जो भी छोटे छोटे कॉम्पोनेंट होते हैं ना जिससे मिल के एक सब्जेक्ट बनता है, हर कॉम्पोनेंट का, हर टॉपिक का बेसिक आपको ठीक से पता होना चाहिए। एडवांस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पूरी लाइफ पढ़ी है एडवांस नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज अगर आपको अच्छे से रहेगा, अगर आपको पता है ठीक से कि रिसर्च का मतलब क्या है, रिसर्च करते कैसे हैं, रिसर्च का एक बेसिक प्रोसेस क्या है। अगर मैं कह रहा हूँ हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस कितने टाइप के हो सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं बेसिक। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना सीख जाओ, उसकी हर छोटी से छोटी बारीक बातों को आप सीख जाओ, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है नेट निकालने के लिए, ठीक है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस होता क्या है, इसी से वो क्वेश्चन बना के दे देता है, हमारे बच्चे बना नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो लगे रहते हैं 4-5 यूट्यूब की वीडियो देखने में। उनको लगता है कि ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा, पर ऐसा नहीं होता भी, ठीक है। उसके बाद ये भी एक हमारे बीच मिथ है कि हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एक एक सब्जेक्ट की 10-10 किताबें हमको पढ़नी पड़ेंगी। पहले हमको कोचिंग भी करना पड़ेगा, फिर कोचिंग से घर आके उसका नोट्स भी बनाना पड़ेगा, फिर एक यूट्यूब का लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के ग्रुप स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिर एमसीक्यू भी कर लेंगे, फिर टेस्ट भी दे देंगे। मतलब आप लोग बस वो इकट्ठा करने में लगे रहते हो। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। यूजीसी नेट में आप जितना प्रिसाइज पढ़ोगे, जितना सही पढ़ोगे, जितना कम पढ़ोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। लेस इज़ मोर, बस इस सिद्धांत पे हम लोग काम करेंगे, लेस इज़ मोर, ठीक है। तो मेरे कोर्स में आप लोगों को एक्चुअली कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के किताब पढ़ने की ज़रूरत को ख़त्म करने के लिए ही मैं नोट्स बनाया हूँ। अब अगर मेरे नोट्स देने के बाद भी आप लोगों को फिर से कोई बुक पढ़नी पड़ रही है या और खुद से नोट्स बनाना पड़ रहा है, तो फिर मेरे नोट्स देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मैं नोट्स अपना बनाया ही ऐसा हूँ कि आपको और नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब तक हमारी क्लास चलेगी आप लोग बिल्कुल पेन कॉपी नहीं चलाओगे, सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखोगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको फिर से एक बार देखना है तो जो मैं रिकॉर्डेड क्लास दूंगा वो आपको देखना है,
और जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा सिर्फ उस पर एक नज़र डालनी है आपको। मैं पढ़ाऊँगा ही ऐसे आप लोगों को कि आप लोगों को बार बार नोट्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। रियलिटी क्या है भाई इसका? रियलिटी ये है कि अगर आप 100% सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यानी आप मेरी क्लासेस भी अटेंड नहीं करते, आप घर बैठ के खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो भी हर एक सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, उसके लिए भी आपको कोई दुनिया की सबसे अच्छी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक सस्ती रीचेबल बुक जो आपके के एक्सेस में है, जो आपके पास पहले से है या आपके किसी दोस्त के पास है या किसी भी शॉप में इजीली अवेलेबल है, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हो, वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी अगर आप जैसे मेरी क्लास ले रहे हो या किसी का भी कोई क्लास अगर आप ले रहे हो, तो भाई मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो या जहाँ से भी आपने कोर्स लिया है, उनका नोट्स भी मोर देन इनफ है। हर व्यक्ति मेरे जैसा किताबों से काम की चीज़ें उठा के अपना नोट्स बनाता है, ठीक है। इसके बाद यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को रूम में लॉक करना पड़ेगा, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, बस दिन में 3 घंटे सोना पड़ेगा। ये सब बातें आती हैं, ये सब सारा मिथ कहाँ से बना है? ये जो हमारे यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर करने वाले जो हमारे एस्पिरेंट होते हैं ना, वो लोग जब इंटरव्यू देते हैं अपना, तो वो लोग ये सब फालतू की बातें करते हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ता था, मैं 15 घंटे पढ़ता था। अब देखो, अगर वो लोग सच बोल रहे हैं तो भी वो चीज़ आपके काम की नहीं है, अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं तब भी उनकी बातें आपके काम की नहीं है। क्यों? अगर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि वो यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम के लिए 12 घंटे, 15 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ता था, और अगर वो सच बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक स्टूडेंट है, कि उसको यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम के लिए 10-10 घंटे पढ़ना पड़ रहा था। मैंने भी बहुत सारे बड़े बड़े सुपर स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को ये बोलते सुना है कि मैं 12 घंटे पढ़ता था, तब जाके मेरा नेट क्लियर हुआ। कोई बोलता है कि मैं 1000 अटेम्प्ट दे चुका था, जब से पैदा हुआ था तब से मैं ये अटेम्प्ट दे रहा था, अब जाके 105वें अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ है। तो मैं नहीं कहता कि वो लोग बेवकूफ़ हैं, पर वो कॉमन नहीं है यार, वो बहुत ही अजीब सिचुएशन है कि आप यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम के लिए इतना पढ़ रहे हो और फिर भी आप कह रहे हो कि आपका 4थे अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो फिर तो वो व्यक्ति जो है ना, वो बहुत रेयर केस है, और मुझे लगता नहीं कि आप लोगों में से कोई ऐसा है। तो ऐसी इस टाइप की किसी भी बात पे को सुन के आपको परेशान नहीं होना है। आपकी कैपेसिटी अगर 2 घंटे पढ़ने की है या 3 घंटे पढ़ने की है, तो आप उन्हीं 2-3 घंटों में पढ़िए, पर आप ईमानदारी से पढ़िए, और वो बहुत सफिशिएंट है। यूजीसी नेट के लिए 2-3 घंटे पढ़ना बिल्कुल काफ़ी है, बिल्कुल सफिशिएंट है। 2 से 3 घंटे अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो ठीक है। डिपेंड करता है कि आप वो 2-3 घंटे क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ को अपनी पढ़ाई कह रहे हो। मैं देखा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनके पास अवेलेबल रहता है पढ़ने के लिए, वो लोग उसको नोट्स मेकिंग में वेस्ट कर देते हैं। नोट्स मेकिंग नहीं करना है भाई। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का मैं नोट्स मेकिंग में टाइम जितना हो सके बचा सकूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स मेकिंग बिल्कुल मत करना। जो मैं नोट्स में दूंगा बस उतना काफ़ी आपके लिए। पूरा फोकस आप लोग मेरी बातों पे रखिएगा और सीधा याद करिएगा। जो नोट्स मैं आप लोगों को बना के दूंगा, वो नोट्स सिर्फ इस चीज़ के लिए है, ये याद दिलाने के लिए आप लोगों को कि मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है या मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा। सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है वो नोट्स। वो नोट्स बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं रहेगा कि आप पहले मेरी क्लास अटेंड करो, फिर वीडियो देखो, फिर मेरे नोट्स को पढ़ो और उसके बाद फिर खुद नोट्स बनाओ। इसके लिए बिल्कुल नहीं है वो। अगर आप ये चीज़ करोगे तो फिर ये मेरा क्लास ज्वाइन करने का आप लोगों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर वही जो आप लोग आज तक करते आए हो वही आप लोग यहाँ भी करोगे और रिजल्ट भी फिर वही मिलेगा, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों का काम आसान करना, आप लोगों का काम बढ़ाना मेरा काम नहीं है। और अगर मैं आप लोगों का काम बढ़ा रहा हूँ तो फिर मेरे इस कोर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। अभी तक की मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? बताओ, जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? कुछ लग रहा है कि कुछ नया जानने के लिए मिल रहा है? लिख के बताना। आप लोगों का माइक्रोफोन मैं ऑफ कर दिया हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और सुनने के लिए मिलता है, बहुत सारे लोग हमको एडवाइस देते हुए मिलते हैं कि ये सिलेबस छोड़ो, कहाँ उसको पढ़ते रहोगे, बहुत टाइम लग जाता है। 1000 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के चले जाओ, सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं।
अगर इतना आसान होता कि बस आप 2-4 साल का या 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट लो और जाके पेपर दो और बढ़िया आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। यकीन मानिए सारे कोचिंग बंद हो जाएंगे और हर दूसरा व्यक्ति नेट निकाल के बैठे रहेगा। नहीं तो मार्केट में कितने सारे बढ़िया बढ़िया किताब बुक्स हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल रहता है, आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, और हर टाइप की बुक है। आपको टॉपिक वाइज बुक चाहिए तो टॉपिक वाइज है, आपको पेपर क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में चाहिए तो क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में है, पर ऐसा कुछ है नहीं भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो क्यों देखते हैं, क्यों पढ़ते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको मैं पढ़ने बोलूँगा ही, लेकिन वो भी कब पढ़ने बोलूँगा? जब सही समय आएगा तब। ये नहीं कि कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है तो कल से ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, पर स्टेप बाय स्टेप। पढ़ते क्यों है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग दो पर्पज़ से। पहला पर्पज़, जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना, जब आप बुक से पढ़ रहे हो या जब आप मेरे जैसे किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तब आपको ये पता नहीं होता कि आपको एक्चुअली बातें कितनी समझ में आ रही हैं। जब टीचर को कोई बात बताता है ना तो तुरंत तो लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया, पर एक्चुअली हमको वो बातें कितनी समझ में आई हैं, बहुत सारे नॉलेज के बीच में, बहुत सारे शब्दों के बीच में, क्या हम लोग उस बात को ढूंढ पाएंगे जो हमको समझ में आ रहा है? ये जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है कि एनटीए किसी भी एक इन्फॉर्मेशन को लेके किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करती है। एक मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है वो एक अलग बात है, और उसी इन्फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन बनाया गया है जिसमें आंसर को कहीं उस क्वेश्चन में छुपाया गया है। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं भाई। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपका समझ में आता है कि जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो आप लोग समझ रहे हो, क्या आप लोग उसको ढूंढ भी पा रहे हो? एक क्विज़ में, एक क्वेश्चन में आप लोग उसको ढूंढ पा रहे हो कि नहीं, ये आपको जानने का मौका मिलता है। और दूसरा ये कि आपको ये सीखने का मौका मिलता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, अगर आपने इनफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये चीज़ मेरे साथ तो होती थी और बहुत सबके साथ ये चीज़ होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए तो धीरे 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 आपको थ्योरी पढ़ते समय, कोई बुक पढ़ते समय या कोई नोट्स पढ़ते समय आपको समझ में आने लगता है कि इस चीज़ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर बनेगा तो कैसे बनेगा। आपका दिमाग क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ना ट्रेन होने लगता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो एक तरीके की सेल्फ ट्रेनिंग है, वो और कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप 100-200 क्वेश्चन पढ़ के गए थे किसी टॉपिक का, तो इत्तफाकन उसमें से एक आध दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, पर वो सिर्फ इत्तफाक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें से 40-50 क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा और आप मैजिकली जेआरएफ क्लियर कर लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो सिर्फ अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए। थ्योरी पढ़ना और उसी थ्योरी को क्वेश्चन में देखना दोनों अलग अलग बातें हैं, तो उसकी ट्रेनिंग होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूजीसी नेट ना एक ऐसा एग्ज़ाम है कि पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम देते रहो, माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। 8-10 बार, 20 बार, 40-50 बार आप एग्ज़ाम दोगे तो एक ना एक बार तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो शायद 12वीं पास करने के लायक भी नहीं है उनके पास दिमाग, लेकिन वो लोग यूजीसी नेट क्लियर कर लिए हैं लक के भरोसे। लेकिन लक जो है वो ऐसी चीज़ नहीं कि आप उसके भरोसे अपना करियर बना लो। लक के भरोसे आप नेट क्लियर कर लोगे, एपी का एग्ज़ाम कैसे क्लियर करोगे, इंटरव्यू कैसे क्लियर करोगे, क्लास में जाके 40 लोगों के सामने खड़े कैसे होगे, कैसे मुंह से आवाज़ निकलेगा, हर चीज़ लक नहीं करवा पाएगा ना। ठीक है, और लक के भरोसे नेट क्लियर होना भी नहीं चाहिए। अगर धोखे से आपका नेट क्लियर हो भी गया तो इससे आपका जो नुकसान होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मनोहर बोल रहा था कि वो ठीक से पढ़ नहीं पाया था कॉलेज में, तो यूजीसी नेट की तैयारी के बहाने अब वो उन चीज़ों को ठीक करना चाहता है, वो चीज़ों को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है। तो जब आप पढ़ के मेहनत करके जब आप यूजीसी नेट क्लियर करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप आगे के लिए तैयार होते हो। सिर्फ नौकरी नहीं पाना है यार, अगर आपकी मानसिकता है कि बस हमको एक गवर्नमेंट जॉब पाना है और बस बैठे रहना है, तो फिर मैं तो चाहूँगा कि आपका कभी सिलेक्शन ना हो। हर उस व्यक्ति का सिलेक्शन ना हो जो ऐसा सोच के टीचर बनना चाहता है कि बस काम नहीं करना पड़ेगा, बैठे रहेंगे। आप तो मतलब कल्प्रिट हो फिर सोसाइटी के। एक टीचर अगर ऐसा सोचने लग गया कि मेरे को टीचर बनना है क्योंकि टीचर में काम नहीं करना पड़ता, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है। और अगर आप किस्मत के भरोसे अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो फिर आप वही कल्प्रिट हो, समाज को ख़राब करने वाले। ठीक है, और यार आप कितना आराम करोगे बताओ?
आप एक दिन जाके बैठे रहोगे, 2 दिन जाके बैठे रहोगे, एक टाइम पे ऐसा आएगा ना कि आप आराम कर करके ऊब जाओगे, आपको मन करेगा कि कुछ काम करूँ, कुछ जाके पढ़ाऊँ, पर आप कैसे पढ़ाओगे? आप तो लक के भरोसे नौकरी मिली है आपको, है ना। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। लक आपका फेवर करता है जब आपकी तैयारी अच्छी रहती है। जैसे कि जिस अटेम्प्ट में मेरा JRF हुआ, उस अटेम्प्ट में मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि उस अटेम्प्ट में एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल पे आया था, पर मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि मेरे को लगा कि एग्ज़ाम बहुत ईजी आया है और मेरा JRF हो गया। तो लक इस तरीके से आपको फेवर करता है। लक ऐसे फेवर नहीं करेगा भाई कि 150 क्वेश्चन थे और 150 में से 150 क्वेश्चन आप लक के भरोसे सही कर दिए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा करने की कोशिश भी मत करो, सिर्फ ये एक बहाना है। अगर आप 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हो और आप कह रहे हो कि मेरा लक ख़राब है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी गलती स्वीकार करिए, देखिए कि आपसे क्या गलती हो रही थी, उस गलती को सुधारो और अगली बार फिर से अटेम्प्ट दो। 100% आपका अटेम्प्ट क्लियर होगा। सबका नेट एक साथ क्लियर नहीं हो सकता, किसी का पहले होगा, किसी का बाद में होगा। ये मेरा फेवरेट वाला है कि कोचिंग जो है ना वो एक मंदिर है और जो टीचर हैं वो लोग भगवान हैं। कि बस आप कोचिंग ज्वाइन किए, अब टीचर का ठेका हो गया, अब टीचर कुछ एक ऐसा जादू चलाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है ना वो क्लियर हो जाएगा। और जब तक आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। यकीन मानिए मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं किया था। जब मैंने नेट क्लियर किया था तो मुझे पता तक नहीं था कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं UGC नेट की कोचिंग होती है। मेरा फ्रेंड एक बार मुझे बस ये बताया था कि दिल्ली में UGC नेट की कोचिंग होती है, और मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ। मेरे को लगता था कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, और वो भी UGC नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है ना कि आप UGC नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी, उसके बाद फिर एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। तो मेरा दिमाग ऐसे ही चलता था कि एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मैं दिल्ली जाऊँ। उस टाइम पे 50,000 रुपये थी फीस, अभी के हिसाब से 1.5 लाख मान लो। तो मेरे को लगता था कि इतनी फ़ीस दूंगा, इतना महंगा है दिल्ली, वहाँ रहूँगा, वहाँ कोचिंग करूँगा, उससे अच्छा यार खुद ही पढ़ पढ़ के निकाल लेंगे, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब कोचिंग का देखो ट्रेंड आ गया है ना, हर गली मोहल्ले में कोचिंग है। तो हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि कोचिंग ज्वाइन कर लिए मतलब वो ठेकेदारी है। कोचिंग ठेकेदारी नहीं है भाई। आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आप एक रिसोर्स खरीदते हो, रिसोर्स। और वो टीचर कोई जादूगर नहीं है कि वो मतलब कुछ कर देगा, ऐसा कुछ ऐसा बता देगा आपको, या कोई ऐसा नोट्स दे देगा, बिल्कुल कोई सीक्रेट नोट्स दे देगा, बिल्कुल NTA वालों से पूछ के मांग के कि उसको पढ़ते ही आपका नेट क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग जो है वो आपके प्रिपरेशन में, आपके सक्सेस में मिनिमम कंट्रीब्यूशन देता है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन। चाहे कोचिंग वाला कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल ले कि हमारी वजह से आपका क्लियर हुआ है, किसी का भी एग्ज़ाम, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो, किसी का भी एग्ज़ाम कोचिंग या टीचर की वजह से क्लियर नहीं होता है, ठीक है। अब अगर मैं करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके एक कोचिंग चलाऊंगा तो मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये भ्रम बना रहे कि मेरी वजह से आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, पर ऐसा कभी नहीं होता। इवन आप लोगों का भी आगे चल के जब सेट क्लियर हो जाएगा या नेट क्लियर हो जाएगा तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन मिनिमम रहेगा, मिनिमम, ना के बराबर, ठीक है। तो कोचिंग है क्या, आपको यूज़ कैसे करना है कोचिंग को? कोचिंग एक रिसोर्स है भाई। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो। लाइब्रेरी आप क्यों ज्वाइन करते हो? वो एक ऐसी जगह है जहाँ हर सब्जेक्ट की किताब आपको मिल जाती है। आपको किताब खरीदनी नहीं पड़ती, आपको बार बार दूसरे के पास कहीं जाना नहीं पड़ता किताब के लिए, एक ही जगह पे सारी किताबें आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप सोचिए, आप UGC नेट की तैयारी करने के लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो, तो क्या अब ये लाइब्रेरी वालों का ठेका हो गया कि वो लोग आपका UGC नेट क्लियर करवाएं? या अगर आप CGPSC की तैयारी करने के लिए अगर आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो क्या अब ये लाइब्रेरी वालों का ठेका हो गया कि वो आपको CGPSC का एग्ज़ाम क्रैक करवाएं? नहीं। लाइब्रेरी क्या है? वो एक रिसोर्स है। आप लाइब्रेरी में पैसे देते हो, मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हो उस रिसोर्स के एक्सेस के लिए, कि आपको जो लाइब्रेरी बना हुआ है ना, वहाँ जो लाखों हज़ारों किताबें हैं, आप उसको पढ़ सको, इसके लिए आप पैसे देते हो। कोचिंग भी ठीक वही है। कोचिंग एक रिसोर्स है, ठीक है। कैसे वो रिसोर्स है? कोचिंग आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एक टाइम टेबल प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको एक पढ़ने का रूटीन प्रोवाइड कर रहा है कि हर दिन इतने टाइम से लेकर के इतने टाइम तक आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, सामने एक टीचर रहेगा जो आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रेडी रहेगा। अगर आंसर उसको नहीं पता तो आंसर ढूंढ के लाएगा। तो आपका टीचर, आपका कोचिंग वो एक रिसोर्स है,
कोचिंग का काम है आपका काम थोड़ा सा आसान करना। वो आपको बता देगा कि ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। कोचिंग का ठेका नहीं है अभी आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाने का। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने की और एग्ज़ाम क्रैक करने की वो आपकी ही रहेगी। चाहे आप कितनी भी फीस दो, कितने भी बड़े कोचिंग को ज्वाइन कर लो, कहीं भी चले जाओ, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने की और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो आपकी ही रहेगी। किसी कोचिंग का, किसी टीचर का ठेका नहीं है आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाने का। हम लोग एक रिसोर्स हैं, मैं एक रिसोर्स हूँ, और ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, मैं बस एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं एक बेहतर रिसोर्स बनने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, फिर भी एट द एंड मैं कितना भी अच्छा रिसोर्स बन जाऊँ, मुझे यूज़ कैसे कर रहे हुए तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक और मिथ, अगर आप में से किसी को भी ये गलतफहमी हो कि जैसे ही नेट क्लियर करेंगे आपकी ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी। ठीक है, आप वो एलीट लीग में आ जाओगे, जैसे ही आप नेट क्लियर करोगे अगले दिन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बड़ी सी गाड़ी भेज देगी आपके घर कि चलो भैया हमारे यहाँ प्रोफेसर बन जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट को इतना बड़ा एग्ज़ाम समझते हो तो सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही छोटा एग्ज़ाम है यूजीसी नेट, बहुत ही छोटा एग्ज़ाम है यूजीसी नेट। ठीक है, मतलब ज़ीरो लेवल पे भी नहीं है ये। नेट क्लियर करने के बाद आपका एक नया स्ट्रगल शुरू होता है। ठीक है, ये मिथ लिखा हुआ है पर एक्चुअली यही रियलिटी है। जब आप नेट क्लियर करते हो ना, तब आप कंपटीशन में एंटर किए हो। जब तक आप नेट क्लियर नहीं किए थे तब तक तो आप कंपटीशन में ही नहीं थे, आप कंपटीशन के बाहर थे, आप दर्शक थे, ऑडियंस थे, दूसरों के लिए आप ताली बजा रहे थे। ठीक है, जब आप यूजीसी नेट क्लियर करते हो ना, तब आप कंपटीशन में एंटर करते हो। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि नेट क्लियर कर लिए मतलब ख़त्म, सब कुछ पा लिए, और इसी गलतफहमी में वो लोग कई साल अपना बिता देते हैं और बहुत लेट से उनकी नींद खुलती है। तो यूजीसी नेट को एक बड़ा एग्ज़ाम के तौर पे, कोई बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखना बंद करो। दिक्कत यह है कि हमारे जो यूजीसी नेट क्लियर करने वाले जो लोग होते हैं ना, नेट या जेआरएफ क्लियर करने वाले, ये लोग थोड़ा ज़्यादा तो शो ऑफ करते हैं, थोड़ा ज़्यादा तो इतराते हैं ये लोग। ठीक है, पर उनकी भी गलतफहमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो भाई चाहूँगा कि अगर आप लोग यूजीसी नेट क्लियर कर लो तो आप लोग बिल्कुल भी इस जाल में मत फंसना। ठीक है, कि कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिए या ऐसा कुछ कर लिए। ठीक है, एक और चीज़ लास्ट कह लो कि बेवजह ना एक झगड़ा शुरू कर दिए बहुत सारे लोग कि नेट अच्छा नहीं है, पीएचडी कर लो, या पीएचडी अच्छा नहीं है, नेट कर लो। बेवजह का ये एक झगड़ा शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल ये इररिलेवेंट, यूजलेस बात है कि नेट अच्छा है या पीएचडी अच्छा है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ठीक है, दोनों को आपस में डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता, बल्कि नेट और पीएचडी ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि आप जैसे, अगर आप, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि यार नेट क्लियर हो नहीं रहा है, बहुत पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो छोड़ो, अपन क्या करते हैं, किसी 2 कौड़ी के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, 2-3 लाख रुपए देंगे, 2 साल में या 3 साल में वो लोग हमको पीएचडी की डिग्री बना के दे देंगे। पर आप ये सोचिए, उन 3 सालों में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं। आप एलिजिबल तो तब बनेंगे ना जब आप पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे, और इन 3 सालों में 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हो यूजीसी नेट का। उन 6 में से कोई भी एक अटेम्प्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपको वेट नहीं करना पड़ता पीएचडी के लिए। तो अगर आप डायरेक्टली पीएचडी में जाना चाहते हो, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, पर आप ये मत सोचो कि पीएचडी जो है वो नेट का सब्सटीट्यूट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। पीएचडी का अलग रोल है, नेट का अलग रोल है। ठीक है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ और अगर आप श्योर हो कि आपको हायर एजुकेशन में ही जाना है तो आप पीएचडी में खुद को एनरोल कर लो, लेकिन आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन बिल्कुल भी मत छोड़ो। जितनी जल्दी हो सके आप यूजीसी नेट क्लियर कर लो। पीएचडी एक अलग बात है, पीएचडी करने से आप रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप कर लेते हो अपने अंदर, पर सब्जेक्टिव नॉलेज जो है पीएचडी से आपको नहीं मिलता। सब्जेक्टिव नॉलेज जो आपको मिलेगा वो मिलेगा नेट से ही मिलेगा। जो आपका सब्जेक्टिव बेस है ना, नॉलेज बेस जो है वो नेट ही स्ट्रॉन्ग करेगा, पीएचडी स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। पीएचडी रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप करता है, सब्जेक्टिव नॉलेज को डेवलप नहीं करता। ठीक है, लास्ट में हमारे कोर्स के बारे में वैसे तो काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया, फिर भी आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हर दिन क्लास के 5 मिनट पहले आप लोग रेडी रहना। बहुत पहले से आपको रेडी नहीं रहना है,
ठीक है। मैं अभी ये सेशन एंड करने के बाद एक गूगल फॉर्म सेंड कर दूंगा ग्रुप में, जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो उस फॉर्म को फिल कर देना, फ़ी पे कर देना। फीस पे करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उस गूगल फॉर्म में आपको अपलोड भी करना रहेगा, ठीक है। सबको फीस में इंडिविजुअली बता दिया हूँ, किसी को नहीं पता तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। 5 मिनट पहले आपको रेडी रहना है। इसके अलावा रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्लास में जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा उस पर ध्यान ज़रूर देना, ठीक है। पूरा फोकस रखना, कोशिश करना कि जिस समय क्लासेस चल रही होंगी उस समय किसी का कॉल ना आए, कोई दोस्त यार आपके आसपास ना हो। जितना एकांत में रह के पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूँगा। रिकॉर्डिंग सिर्फ पेड स्टूडेंट्स ही देखेंगे, चिंता मत करना, मेरी क्लास अनपेड स्टूडेंट्स नहीं देखेंगे, ठीक है। आप लोग जो लोग भी फीस पे करके पढ़ेंगे सारी चीज़ें एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन्हीं को अवेलेबल होंगी। नोट्स मैं आप लोगों को तब दूंगा जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। शुरू में थोड़ा लगेगा कि यार नोट्स भी नहीं दे रहे हैं, नोट्स बनाने से मना भी कर रहे हैं, पर यकीन मानिए मेरी बातों को आप लोग फॉलो करिए, आप लोग देखना आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी होगी, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से हमारी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। वैसे टाइम हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है, आप लोग पर्सनली मैसेज करके भी मुझे पूछ सकते हो अपना डाउट। इस जर्नी में हमें क्या करना होगा, आपको इस जर्नी में ये करना होगा कि मेरी बातों को आँख खोल के फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद है सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। कुछ भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो टेलीग्राम में मेरे को मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। और गूगल फॉर्म में सेंड कर रहा हूँ, अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो गूगल फॉर्म फिल करके आप लोग कल से क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना, जो ईमेल आईडी मुझे आप लोग प्रोवाइड करवाओगे उस ईमेल आईडी से ही आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखोगे और यहाँ ज्वाइन करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।